अब देखो बेटा, हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो पढ़ा था ना, वो तो अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्यों नेसेसिटी है, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है ना। देखो, आप एक चीज समझना सब लोग बेटा, कि आप लोग सब अभी अकाउंट्स की ABCD वाली स्टेज पे हो, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ABCD सीखेंगे, फिर हम लोग वर्ड बनाना सीखते हैं, और फिर हम लोग सेंटेंस बनाना सीखते हैं। ऐसे आप लोगों ने पढ़ाई की थी। कॉमर्स के अंदर वही स्थिति है। अभी आप जो पढ़ोगे ना, वो ABCD पढ़ोगे, फिर आप वर्ड पढ़ोगे, और धीरे धीरे सेंटेंस पढ़ के गाड़ी दौड़ाने लग जाओगे, ठीक है ना। अब जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे अकाउंट्स के अंदर काम आने वाले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है ना। मैं आपको फिर एक चीज बताता हूं, अभी अभी मैं वही टर्म्स डिस्कस करूंगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप NCERT किताब या कोई और रेफरेंस बुक खोलोगे ना, तो उसके अंदर हो सकता है आपको एक साथ 50 टर्म पहले पेज पे गिवन हो या दूसरे चैप्टर में गिवन हो। बट मैं आपको सच बता रहा हूँ, 50 टर्म के अंदर आप लोगों को 10 टर्म से ज्यादा जो मैं समझाऊंगा उसके अंदर समझ में आएंगे ही नहीं आपको, ठीक है ना। क्योंकि वो सब टर्म जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करते जाएंगे ना, काफी टर्म्स में आपको आगे भी बताता जाऊंगा, ठीक है ना। अभी इस वीडियो में आपको बहुत बेस्ड टर्म बता रहा हूं, जिसका हमको बार बार काफी जगह यूज आएगा, ठीक है ना। अब उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, और मैं नोटिंग सब ढंग से कराता जाऊंगा, आप पहले से समझना, ठीक है ना। उस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मैं सबसे पहला टर्म ले रहा हूं, जिसको हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है ना। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आई एम टेकिंग अप द फर्स्ट टर्म विच इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कैपिटल? कैपिटल मतलब क्या होता है? एक बहुत सिंपल लॉजिक समझना। मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में, मेरा बिजनेस है, मान लो लेट से मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है करियर हाइट्स, ठीक है ना। मेरे बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया वो कहलाता है कैपिटल। मान लो मेरा नाम है रोमिल जैन, मैंने इस बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब बहुत सिंपल होता है। कैपिटल सिंपली ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। मतलब बिजनेस का मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है कि द अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, मैंने बिजनेस चालू किया, मैं मेरे घर से पैसा लेकर आया, तो घर से पैसा लेकर आया बिजनेस को चालू करने के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल का सिंपल मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, दैट इज नोन एज कैपिटल, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कैपिटल कब बढ़ेगा। अभी आप एक बात बताओ, मैंने इंस्टीट्यूट चालू किया, मैं घर से पैसा लेकर आया, मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर 5 लाख रुपए लगा दिए। अब 5 लाख रुपए अगर मैंने मेरे ऑफिस को चालू करने के लगाए, जिसको हो सकता है मैं कैश में फर्नीचर ले आया, मैंने बिल्डिंग को डेवलप कर दिया, मैंने उसके अंदर LCD लगा दी, मैंने पूरा का पूरा फर्नीचर डेवलप करा, तो वो 5 लाख रुपए जो मैंने इंस्टीट्यूट में लगाया ना, वो कहलाएगा मेरा कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल कब बढ़ेगा? तो कैपिटल बढ़ेगा तब जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगर मान लो, मैं ऑब्वियस सी बात है, जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, मैं बार बार घर से पैसा लेके आऊंगा। और अगर बिजनेस में लॉस होगा तो कैपिटल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो कैपिटल इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। कैपिटल मतलब क्या होता है? वो पैसा विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैपिटल कब बढ़ेगा? व्हेन देयर इज प्रॉफिट, और कब घटेगा? व्हेन देयर इज लॉस, ठीक है ना। तो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म की आप लोग नोटिंग करेंगे कैपिटल। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में फर्स्ट टर्म कैपिटल। कैपिटल इज द इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मतलब मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है वो कहलाता है कैपिटल। कैपिटल विल इंक्रीज व्हेन देयर इज प्रॉफिट एंड डिक्रीज व्हेन देयर इज लॉस। लॉस होगा तो कम होगा और प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, जो सेकंड अकाउंटिंग टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है ना। अभी पहला टर्म मैंने आपको बताया कैपिटल। कैपिटल मैंने अभी आपको बताया, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे समझना, मैंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, एक्स ने एक्स लिमिटेड में पैसा लगाया, मान लो एक्स ने एक्स लिमिटेड में 5 लाख रुपए लगाए, तो वो कहलाता है कैपिटल, ठीक है। अब एक्स अगर इस बिजनेस से कुछ घर पे लेके चला जाता है तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। ड्राइंग मतलब क्या होता है? भले ही वो कैश लेके चला जाए, भले ही फर्नीचर लेके चला जाए, भले ही यहाँ का सामान लेके चला जाए। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट विड्रॉन, इट इज द अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा निकालते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग्स, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ड्राइंग्स के कारण कैपिटल हमेशा क्या होगी? कैपिटल हमेशा कम होगी। ड्राइंग्स विल ऑलवेज लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और ड्राइंग हमेशा कैपिटल को क्या करेगा बेटा? हमेशा कैपिटल कम करेगा। ड्राइंग्स हमेशा करेगा कैपिटल को, क्योंकि मैंने पैसा लगाया 5 लाख तो कैपिटल, इसमें से कुछ घर लेके चला गया तो ड्राइंग्स।
तो मैंने क्या बताया, कैपिटल कम किस किस कारण से होती है बेटा, तो एक तो कैपिटल कम होती है लॉस के कारण, और दूसरा हमेशा ध्यान रखना कैपिटल कम होगी ड्राइंग्स के कारण, ठीक है ना। तो ड्राइंग मतलब क्या होता है, एक अमाउंट जो विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, और ड्राइंग हमेशा ध्यान रखना कैपिटल क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू सेकंड टर्म, तो देखो ड्राइंग्स की जो डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर, ड्राइंग विल ऑलवेज लीड टू डिक्लाइन इन कैपिटल। ध्यान रखना बिजनेस से पैसा निकाला लेकिन यूज क्या होना चाहिए, पर्सनल, तो ही कहलाएगा ड्राइंग्स, ठीक है ना। तो ड्राइंग मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर, दैट इज नोन एज ड्राइंग्स, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल, तो कैपिटल इंक्रीज कब होगा, प्रॉफिट, और डिक्रीज ड्यू टू लॉसेस। और अब मैं यहाँ एक और पॉइंट जोड़ रहा हूँ, ड्राइंग्स, ठीक है ना। और ड्राइंग मतलब क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग से हमेशा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जिसका नाम है असेट्स। अब असेट का मतलब क्या होता है, असेट मतलब एनीथिंग विच हैव वैल्यू, कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है, एंड दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म। मेरी बात फिर से ध्यान देना, एनीथिंग विच हैव वैल्यू एंड दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म इज नोन एज असेट। असेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है और उसको मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी फॉर्म में, उसको हम कहते हैं असेट। जैसे मान लो मैंने कहा ये पेन है, अब इसको भी अपन मनी के फॉर्म में, पेन ऑब्वियसली बात है मार्केट से लाए और 10 रुपए का पेन है, तो इसको मनी के फॉर्म मेजर कर सकते हैं, दैट इज असेट। फर्नीचर जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ बैठ करके, वो भी असेट है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू है और उस वैल्यू को अगर मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज असेट। असेट मतलब वो कोई भी चीज जिसके ऊपर मेरा क्या है, राइट है, राइट मतलब मेरा हक है। मेरा असेट वो है जिसके ऊपर मेरा हक है, मेरी कार खड़ी है वो मेरा असेट है, मेरे यहाँ घर में एसी है वो मेरा असेट है, मेरे यहाँ पे टीवी है वो मेरा असेट है। असेट मतलब ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंट्स के अंदर, असेट मतलब कोई भी चीज जिसमें अंदर वैल्यू है एंड दैट वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन मनी फॉर्म, दैट इज नोन एज असेट। असेट पे हमेशा ध्यान रखना हमारा क्या होता है, राइट, राइट मतलब मेरा क्या है, उस पर हक है, ठीक है ना। तो असेट मीन्स एनीथिंग विच हैव वैल्यू विच कैन मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, और जिसके ऊपर मेरा क्या है, राइट है, ठीक है। अब अगर मैं असेट की डेफिनेशन की बात करता हूं, तो अभी मैंने आपको बताया असेट मतलब कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी फॉर्म मेजर कर सकते हो, जिसके ऊपर राइट है। अगर मैं असेट की क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो बेटा ध्यान रखना असेट हमेशा दो तरह के होते हैं। एक तो होता है, सबसे पहले मैंने कहा नॉन करंट असेट, एक तो कौन सा होता है, नॉन करंट असेट, और एक होता है जिसको मैं कहता हूं करंट असेट। नॉन करंट असेट को मैं एक और नाम से जान सकता हूं, फिक्स असेट। नॉन करंट असेट को एक और क्या बोल सकता हूं, फिक्स असेट। और करंट असेट को मैं एक और नाम से जान सकता हूं, शॉर्ट टर्म असेट, दैट इज माय शॉर्ट वैल्यू असेट। तो ध्यान रखना असेट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है एंड विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म। असेट हमेशा ध्यान रखना दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन करंट असेट और एक होता है करंट असेट। नॉन करंट मतलब होता है फिक्स असेट और करंट मतलब होता है शॉर्ट टर्म असेट। अब इन दोनों टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करो मैंने आपके सामने 4 दुकानें बनाई, मैंने आपके सामने क्या किया बेटा, 4 दुकानें बनाई। मैंने कहा मान लो ये मेरा एलईडी का शॉप है, एक ये एलईडी का शोरूम है जहां पे एलईडी लग रहे हैं बहुत सारे, ये सब एलईडी लगे हुए हैं शोरूम पे, ठीक है। और यहां पर एक टेबल पड़ी है बीच में, ठीक है ना, ये क्या पड़ी है, बीच में एक टेबल पड़ी है। मान लो मैंने बोला एक और ये कार का शोरूम है जहां बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, ठीक है। और यहां पे इधर साइड में एसी लग रहा है, ये 2 एसी लग रहे हैं, इधर कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है मान लो, ठीक है ना। ये मैंने कहा कार का शोरूम है, ठीक है बेटा, देखो समझना ध्यान से। अब मान लो ऐसे मैंने बोला, आगे मैं गया और आगे मान लो एक और आया, अज्यूम करो मैंने कहा मान लो एसी का शोरूम आया। किसका शोरूम आया, एसी का शोरूम। ये सब एसी लगे हुए हैं यहाँ पे, एसी के शोरूम में ऑब्वियसली बात है एसी लगे होंगे। ये सब बेचने वाले एसी हैं, ये सब बेचने वाले एलईडी हैं, ये सब बेचने वाली कारें खड़ी हैं, और ये सब बेचने वाले एसी लग रहे हैं। इस एसी के शोरूम के मालिक की बाहर एक कार खड़ी हुई है, इस एसी के शोरूम के मालिक की बाहर एक कार खड़ी हुई है, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल लिए। एक तो मैंने एलईडी का शोरूम लिया, टीवी जो होता है ना, टीवी के शोरूम में फर्नीचर लग रहा है और मान लो इधर एसी लगा हुआ है,
एसी का शोरूम, सॉरी कार का शोरूम है जहां बहुत सारी कारें खड़ी हुई है, और एसी का शोरूम है जहां बहुत सारे एसी पड़े हैं, और इधर मान लो कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये इसका कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, आप एलईडी के शोरूम में जाते हो, अगर आप एलईडी के शोरूम में जाके बोलोगे भैया ये एसी कैसा दिया बताना, ऐसा तो नहीं बोलोगे। मान लो आप कार के शोरूम में गए, तो कार के शोरूम में जाके आप ये बोलोगे भैया ये कार कैसी दी, यही बताओगे ना। आप ये थोड़ा बोलोगे कार के शोरूम में जाके कि भैया ये एसी कैसा दिया, मेरे को एसी खरीदना है। और अगर मैं एसी के शोरूम पे जाऊंगा तो मैं जाके बोलूंगा कि मालिक से कि ये फर्नीचर मेरे को दे दो या मेरे को ये कार दे दो। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस एलईडी के शोरूम में जाऊंगा तो एलईडी डिमांड करूंगा, अगर मैं कार के शोरूम में जाऊंगा तो ये कार डिमांड करूंगा, और अगर एसी के शोरूम में जाऊंगा तो एसी डिमांड करूंगा। मतलब मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज से बता रहा हूं कि मैं जिस जगह जा रहा हूं मैं बेसिकली उस चीज की डिमांड करूंगा। आज मेरे को एक बात बताओ, मैंने कार खरीदी, मैं उसका कार का फाइनल यूजर हूं, मैंने कार खरीदी, मैं कार का फाइनल यूजर हूं, और एक शोरूम वाले ने कार खरीदी, दोनों में तो डिफरेंस है ना। शोरूम वाला जो कार खरीदना है ना, उसका पर्पस क्या है, उसको वापस कार को क्या करना है, रीसेल करना है, बेचना है। और मैंने जो कार खरीदी ना, मेरा पर्पस क्या है, कार को मेरे को यूज करना है। दोनों में पर्पस समझना आप। मैंने बेटा ध्यान रखना, जो कार खरीदी मेरा पर्पस क्या है, कार को वापस बेचने का पर्पस है, मैं कार को दोबारा से मार्केट में बेचूंगा। सॉरी, शोरूम वाले ने जो कार खरीदी वो क्या करेगा, वापस दोबारा बेचेगा। बट मैंने जो कार खरीदी, मेरा पर्पस है कार का फाइनल यूज करना। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं कार को खरीद के वापस बेच दूंगा मार्केट में। तो कार ध्यान रखना, मेरे लिए कौन सा एसेट है, मेरे लिए कार मेरा फिक्स एसेट है, फिक्स कह दो या नॉन करंट एसेट कह दो। मतलब मेरे लिए कार मेरे एक लंबे समय का एसेट है। कार एक एसेट है क्योंकि उसमें वैल्यू है, बट कार का नेचर, मैं कार खरीद रहा हूं तो मेरे लिए कार फिक्स एसेट है, और अगर शोरूम वाला बंदा कार खरीद रहा है तो उसके लिए कार कौन सा एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है या करंट एसेट है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं एसेट की, बेटा अच्छे समझना, एसेट मतलब कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू है और उसको मॉनेटरी फॉर्म मेजर कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा राइट है। एसेट हमेशा ध्यान रखना दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करंट एसेट और एक होता है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, फिक्स एसेट, और करंट मतलब होता है शॉर्ट टर्म एसेट। हमेशा ध्यान रखना, मैं जब भी बात करता हूं नॉन करंट एसेट की, तो नॉन करंट एसेट मतलब जैसे मान लो मैंने कार खरीदी, मैं इस कार का फाइनल कंज्यूमर हूं। मैंने एलसीडी मेरे घर पे खरीदा, मैं इस एलसीडी का फाइनल कंज्यूमर हूं। लेकिन बताओ, जो एलसीडी शोरूम वाले ने खरीदा वो इस एलसीडी का फाइनल कंज्यूमर नहीं है। इसी तरह आप बताओ, एसी वाले शोरूम पे जो एसी पड़े हैं वो उसका फाइनल कंज्यूमर नहीं है, बट मेरे घर पे या मेरे इंस्टीट्यूट पे जो एसी लग रहा है मैं उसका फाइनल कंज्यूमर हूं। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी मैं बात करता हूं एसेट की, नॉन करंट एसेट कह दो या फिक्स एसेट, मतलब होता है वो सारे एसेट जिनका मैच्योरिटी, हम अकाउंटिंग कैसे डिफाइन करते हैं कि वो सारे एसेट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, ऑल दोज एसेट विच हैव मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट एसेट। और वो सारे एसेट, एक शोरूम वाले ने कार खरीदा, उसके लिए कार क्या है, रीसेल के लिए कार है। एक एसी शोरूम वाले ने खरीदा, उसके लिए एसी रीसेल पर्पस के लिए। एलईडी शोरूम वाले ने खरीदा, उसके लिए एलईडी रीसेल पर्पस के लिए। तो करंट एसेट मतलब होता है वो सारे एसेट विच आर टू बी सोल्ड या विच आर टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब वो सारे एसेट जो कैश में कन्वर्ट होंगे विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट होंगे, वो करंट एसेट कह दो या शॉर्ट टर्म। कार के शोरूम वाले के लिए कार करंट एसेट है, एसी के शोरूम वाले के लिए एसी शॉर्ट टर्म एसेट करंट एसेट है, एलईडी के शोरूम वाले के लिए एलईडी शॉर्ट टर्म एसेट है। बट अगर मैं एलईडी खरीदूंगा तो मेरे लिए फिक्स एसेट है, मैं कार खरीदूंगा मेरे लिए फिक्स एसेट है, मैं एसी खरीदूंगा मेरे लिए फिक्स है, क्यों, मैं उसका फाइनल यूजर हूं। तो अकाउंट्स में कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारे एसेट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है वो सब नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट होते हैं, और वो सारे एसेट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से कम है वो सब करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट होते हैं। ठीक है ना। तो ऑल दोज एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज नोन एज करंट एसेट, एंड ऑल दोज एसेट विच हैव मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर इज नोन एज नॉन करंट एसेट। ठीक है ना। तो अब हम लोग एसेट की डेफिनेशन को एक बार बहुत बेसिक वे में समझ लेते हैं। एसेट मतलब क्या है, इट मीन्स एनीथिंग विच हैव वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू है, एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, और उसको किस में मेजर कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, जिसके ऊपर हमारा राइट तो होना ही चाहिए। एसेट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी फॉर्म में हम लोग मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, वो एसेट का डेफिनेशन होता है।
अगर मैं असेट के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ असेट में ध्यान रखना, एक तो होता है नॉन करंट और एक होता है करंट असेट। नॉन करंट मतलब फिक्स हो गया या लॉन्ग टर्म असेट सब नॉन करंट असेट हो गए, और करंट मतलब होता है शॉर्ट टर्म असेट, ठीक है ना। तो नॉन करंट असेट मतलब क्या होता है, ऑल दोज असेट, वो सारी असेट विच हैव मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, जिनका मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है। बेटा ध्यान से समझना, नॉन करंट असेट मतलब वो सारे असेट जिनका मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, वो सब कहलाते हैं नॉन करंट असेट, और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर, या जो कैश में कन्वर्ट होंगे 1 साल के बाद, आर नोन एज नॉन करंट या लॉन्ग टर्म असेट। मेरी बात फिर से ध्यान देना, वो सारे असेट जिनका मैच्योरिटी पीरियड अभी मैंने आपको बताया, जिनका 1 साल से ज्यादा है, या कैश के अंदर कन्वर्ट, कैश सबसे बड़ा फैक्टर होता है असेट का, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया मॉनेटरी मतलब कैश, ठीक है ना। तो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 1 ईयर आर नोन एज नॉन करंट या लॉन्ग टर्म असेट। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ध्यान रखना, अब इसके अंदर 2 कैटेगरी वापस आती है, ठीक है ना बेटा। अब आप एक बात समझना कि नॉन करंट असेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब है ना, इसको आप एक चीज समझो, अभी मैंने आपको बताया असेट मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जिसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको भी बताया असेट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू होती है, जिसके ऊपर हमारा राइट होता है, और उस वैल्यू को अगर हम किस में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में, तो वो असेट होता है। असेट का मैंने क्लासिफिकेशन बताया, एक तो आपको नॉन करंट असेट और एक बताया आपको करंट असेट। नॉन करंट मतलब मैंने अभी बताया जिसका मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, और करंट मतलब जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम है। अब आप मेरी बात समझना, मैं नॉन करंट की बात करता हूं तो नॉन करंट बेटा वापस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। अब अभी हमने समझा कि असेट मतलब वो कोई भी चीज जिसके अंदर वैल्यू है और वैल्यू मनी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। टेंजिबल असेट मतलब वो सारे असेट जिसको आप देख सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। इनटेंजिबल मतलब वो सारे असेट विच कैन नॉट बी सीन, विच डज नॉट सीन, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड विच कैन नॉट बी फेल्ड, बट स्टिल उनके अंदर वैल्यू है। अब है ना, जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल समझना, मैंने क्या बताया, नॉन करंट असेट वापस बेटा ध्यान रखना 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब वो सारे असेट जिसके अंदर वैल्यू है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। और इनटेंजिबल मतलब वो सारे असेट जिसको देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, जिसको फील नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल उसके अंदर मनी फॉर्म की वैल्यू है। अब आप कह सकते हो सर ऐसे कौन से असेट है, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। बेटा मान लो मैं क्रिकेट खेलता हूं, और क्या किया, मैंने एक क्रिकेट की एकेडमी खोली, मैंने नाम रखा रोमिल क्रिकेट एकेडमी, ठीक है बेटा, मेरा नाम रोमिल जान है, मैंने मेरे नाम से क्रिकेट की एकेडमी खोली और नाम रखा रोमिल क्रिकेट एकेडमी। अब एक और बंदे ने मेरे पास में एकेडमी खोली क्रिकेट की, लेकिन उसने क्या करा, वो उसने सचिन तेंदुलकर के नाम से खोला, लिखा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट एकेडमी, और उसने इनॉग्रेशन करने भी सचिन तेंदुलकर को बुला लिया। अब भले ही मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं रोज यहां पे आके बच्चे को ट्रेनिंग दूं, और तेंदुलकर एक बार आया और उद्घाटन करके चला गया, तो आप एक बात बताओ, तो भी ऑब्वियस सी बात है मैं कितनी मेहनत करूं, बट भीड़ अल्टीमेटली कहां जाएगी, सचिन तेंदुलकर के नाम से जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ब्रांड नेम है। हमेशा ध्यान रखना उसके नाम की वैल्यू है। अब उसके नाम की वैल्यू आप देख नहीं सकते, आप तेंदुलकर देख सकते हो, नाम को देख नहीं सकते हो आप, तो वो मतलब होता है, उसको हम कहते हैं गुडविल। उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, गुडविल। आज जैसे मान लो तुम लोगों ने अगर 10th क्लास में मैथ्स पढ़ी हो, तो आप लोगों ने एक बहुत फेमस ऑथर का नाम सुना होगा, आर डी शर्मा। अब आर डी शर्मा पता है ऐसा ऑथर है जो नाम से किताब बिकती है। आज मान लो आर डी शर्मा के कंप्यूटर में कोई एक्स ऑथर आ जाए तो एकदम से इतनी देर चलेगी नहीं, क्योंकि उसने अपना ब्रांड बना रखा है, दैट इज गुडविल। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, वो सारे असेट जिनके अंदर क्या होता है, जिसको देख तो सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं, जिसको टच है, वो तो टेंजिबल हो गया। ये पेन है, ये टेंजिबल असेट है, मैं देख सकता हूं, फील कर सकता हूं। बट ऐसे कोई भी असेट जिसको देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, फील नहीं कर सकते हो, बट उनके अंदर क्या है, वैल्यू, वो सब कहलाते हैं इनटेंजिबल असेट। और हमेशा ध्यान रखना इनटेंजिबल असेट का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, गुडविल एक एग्जांपल है इनटेंजिबल असेट का। अब 11th क्लास में बुक चलती है टी एस ग्रेवाल, अब वो भी ऐसी किताब है जो नाम से बिकती है।
टीएस ग्रेवाल मैं पूरी कॉपी पेस्ट करके छाप के नहीं बेच सकता हूं, क्यों? क्योंकि टीएस ग्रेवाल ने कॉपीराइट ले रखा है। आप लोगों ने बुक के अंदर देखा होगा ना, बुक के अंदर आगे आगे लिखा होता है कॉपीराइट, ऑल राइट रिजर्व विद द ऑथर। वो भी एक तरह का कौन सा है? इंटेंजिबल एसेट है। तो इंटेंजिबल एसेट में और भी बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या हो? मैं जियो के नाम से कंपनी चालू नहीं कर सकता, जियो ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड नाम है। मैं रिलायंस के नाम से कंपनी चालू नहीं कर सकता, रिलायंस ऑलरेडी एक नाम है, वो ट्रेडमार्क है उसका, ठीक है ना। तो इंटेंजिबल एसेट, ये सब एग्जांपल है इंटेंजिबल एसेट के। और टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब टेंजिबल एसेट। तो शॉर्ट वे में समराइज करते हैं डिस्कशन को। एसेट का मतलब क्या होता है? वो सारी चीज जिसके अंदर वैल्यू है, जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म मेजर कर सकते हैं और जिसके ऊपर हमारा राइट है। एसेट दो तरह के, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। नॉन करंट मतलब वो सारे एसेट जिनके अंदर मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है, इसको हम लोग फिक्स एसेट भी कह सकते हैं। मेरा कार का शोरूम है, मेरे लिए कार शॉर्ट टर्म एसेट है, बट अगर मैं कार एज अ एंड यूजर खरीद रहा हूं तो मेरे लिए कार नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट वापस दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। जिसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो सब टेंजिबल। जिसको नहीं देख सकते हो, जिसको नहीं छू सकते हो, जिसको नहीं फील कर सकते हो, बट स्टिल उनके अंदर वैल्यू है, वो इंटेंजिबल एसेट, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया नॉन करंट और करंट एसेट का, ठीक है, और टेंजिबल इंटेंजिबल का। तो रीड कर लेते हैं। टेंजिबल मींस ऑल दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन, फेल्ट और टच्ड। वो सारे एसेट जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं और टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कंप्यूटर एटसेट्रा, ठीक है ना। तो सारे एसेट जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब कौन से एसेट होंगे? टेंजिबल एसेट, ठीक है ना। इंटेंजिबल मतलब ऑल दोज एसेट विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देख नहीं सकते हैं, फेल्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, बट उनके अंदर वैल्यू है, ठीक है ना। विच कैन मेजर्ड इन मनी फॉर्म, जिसको ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, बट फिर भी उनके अंदर वैल्यू है, जिसको अपन मनी फॉर्म मेजर कर सकते हैं। यार एग्जांपल गुडविल, तेंदुलकर का नाम है। पेटेंट नॉर्मली, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी, उसमें एक फॉर्मूला था, बटन दबाते ही गायब हो जाता है, तो उसका पेटेंट वो एक फॉर्मूला है जिसको पेटेंट मिलता है। कॉपीराइट, बुक क्या है? कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल है इंटेंजिबल एसेट का। फिर बात करते हैं करंट। करंट या कहते हैं शॉर्ट टर्म एसेट, वो सारे एसेट जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है या विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज नोन एज करंट एसेट, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैंने आपको बताया बेसिक सारे तरह के एसेट के, ठीक है। यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है मेरे को बताना। मैं आपको एक टर्म और बता रहा हूं, करंट एसेट का एग्जांपल बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप लिख लेना स्टॉक। अब स्टॉक का मतलब क्या होता है, मैं इसे भी समझाता हूं। जैसे मान लो कार का शोरूम है, उसने कार खरीदी। अब कार के शोरूम वाले ने कार खरीदी ना, तो वो कार क्या कहलाएगी? उसका स्टॉक है। बट मैंने कार खरीदी तो मेरे लिए कार स्टॉक नहीं है। एलसीडी के शोरूम वाले ने एलसीडी खरीदा, तो एलसीडी क्या कहलाएगा? उसके लिए स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप ट्रेड करते हो, वो सामान अगर आपके पास पड़ा है। एसी के शोरूम वाले ने एसी खरीदा, उसके लिए एसी क्या है? स्टॉक है, ठीक है। तो एग्जांपल मैं लिखा स्टॉक, कैश, मैं और भी लिख रहा हूं डेटर, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये आगे मैं 1 बाय 1 समझाता जाऊंगा वर्ड, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया अभी, एसेट क्या होता है। हाँ। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टर्म है ना, उसका नाम है लाइबिलिटी। अभी हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया था एसेट का, अब अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका मतलब है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एसेट के अंदर बताया था, एसेट का मतलब होता है कोई भी चीज जिसके ऊपर मेरा हक है। तो राइट मतलब हक हो गया। लाइबिलिटी मतलब होता है कोई भी चीज जिसका मेरा ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। मेरी बात फिर समझना, लाइबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मान लो मैंने आपसे फीस ली, फीस लेना मेरा राइट है और उसके बदले पढ़ाना मेरी लाइबिलिटी है। मेरे को हर महीने रेंट चुकाना है, वो मेरी लाइबिलिटी है। मेरे को मेरे बच्चों की फीस चुकानी है, लाइबिलिटी। मैंने कोई सामान उधार पे खरीदा, मेरे को उसका पेमेंट करना है, वो मेरी लाइबिलिटी है। मैंने घर बनवाया, घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, उसको वापस रीपेमेंट करना है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मीन्स ऑब्लिगेशन। कोई भी मेरी ऑब्लिगेशन जिसका मेरे को पेमेंट करना है आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, वो कहलाता है लाइबिलिटी, ठीक है ना। अब लाइबिलिटी अकाउंट्स के अंदर जैसे मैंने बताया ना, असेट दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। उसी तरह ध्यान रखना, लाइबिलिटी इन अकाउंट्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो लाइबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन करंट, और एक लाइबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं करंट। मेरी बात फिर से ध्यान देना,
नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, वो सारी लाइबिलिटी जो मेरे को 1 साल के बाद पेमेंट करना है। मैंने हाउसिंग लोन लिया 20 साल बाद, 20 साल के अंदर अंदर पेमेंट करना है मेरे को, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब वो सारी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट मेरे को विद इन 1 ईयर करना है, 1 साल के अंदर अंदर करना है। मैंने कोई भी सामान खरीदा और मान लो मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो मेरी करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो ध्यान रखना, लाइबिलिटी वर्ड का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, वो सारे पेमेंट जो हमको करने। लाइबिलिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म और करंट मतलब शॉर्ट टर्म। वो सारी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल के बाद करना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और वो सारी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है वो करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। ठीक है ना। तो लाइबिलिटी का डेफिनेशन देखो, इट मीन्स ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जिम्मेदारी। राइट का मतलब होता है हक, जिसको कहते हैं असेट, और लाइबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है ना। तो इट मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स एनी अमाउंट विच इज टू बी पेड या येट ड्यू टू बी पेड, जो हमको अभी तक देना बाकी है। इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू, अब लाइबिलिटी 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करंट जिसको लॉन्ग टर्म भी कहते हैं, एक होती है करंट जिसको शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है ना। नॉन करंट या लॉन्ग टर्म कह दो, करंट या शॉर्ट टर्म कह दो उसको। ठीक है ना। तो नॉन करंट लाइबिलिटी, ऑल दोज लाइबिलिटी विच विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर, वो सारी लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल के बाद होगा, फ्रॉम द डेट दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, जिस दिन वो ड्यू है उससे 1 साल के बाद अगर किसी का पेमेंट हो रहा है तो वो कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, होम लोन टेकन फ्रॉम बैंक, 20 साल के लिए होम लोन लिया, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो वो सारी लाइबिलिटी विच इज टू बी ड्यू टू बी पेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू, 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी का पेमेंट करना है तो कहलाती है करंट, या उसको शॉर्ट टर्म भी कहा जा सकता है। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है ना। तो लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, नॉन करंट और करंट, ये 2 तरह की लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिनका पेमेंट 1 साल बाद करना है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना है। ठीक है ना। दिस इज द लाइबिलिटी मीनिंग। ठीक है। नाउ अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है गुड्स। मैंने अभी आपको एक टर्म बताया था स्टॉक। गुड्स और स्टॉक लगभग लगभग मिलते वर्ड है, आगे जाके हम इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करेंगे। अभी तुम गुड्स और स्टॉक एक ही बात मानो। गुड्स का मतलब क्या होता है, वो कोई भी चीज जिसके अंदर बिजनेस प्राइमरीली डील करता है। जैसे मान लो मैं कहता हूं टीवी के शोरूम में अगर टीवी पड़े हैं, एसी के शोरूम में अगर एसी पड़े हैं, एलसीडी के शोरूम में मान लो एलसीडी पड़े हैं, कार के शोरूम में कार पड़ी है। अगर कार मैं ले रहा हूं तो मेरे लिए वो कार है, बट अगर कार के शोरूम में पड़ी है तो दैट इज नोन एज गुड्स। टीवी मैं ले रहा हूं तो मेरे लिए वो टीवी है, बट टीवी अगर टीवी के शोरूम में पड़ा है तो वो टीवी उसके लिए गुड्स कहलाएगा। एसी मैं ले रहा हूं तो मेरे लिए एसी है, बट उसके लिए गुड्स है। वही बात एलसीडी की। तो गुड्स या स्टॉक एक ही बात है जिसमें बिजनेस कोर प्राइमरीली डील करता है। स्टेशनरी वाले के यहाँ जो भी स्टेशनरी पड़ी है उसका गुड्स है। ठीक है ना। तो गुड्स के एक बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। मेरे यहाँ पे मिल्क आ रहा है, वो मिल्क है, बट जो काम ही बंदा मिल्क का कर रहा है उसके लिए वो गुड्स हो गया। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली वो सारी चीज जिसके अंदर बिजनेस प्राइमरीली डील करता है। ठीक है ना। जिसमें टीवी आ जाएगा, एसी, एलसीडी, कार, जो अगर वो लोग उसी का बिजनेस कर रहे हैं तो। ठीक है ना। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं गुड्स की, तो गुड्स के साथ आपको मैं 2 टर्म और समझा रहा हूं। एक तो टर्म है परचेज और एक टर्म है सेल। परचेज और सेल अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, इज ऑलवेज यूज विद वर्ड रेफरेंस टू गुड्स। मैं कहता हूं परचेज ऑफ कार बाय ए कार शोरूम, मैंने बोला परचेज ऑफ कार बाय कार शोरूम, तो मैं क्या बोलूंगा, वो कैसे डिनोट करेंगे हम, वर्ड परचेज से। बट अगर मैं कहता हूं परचेज ऑफ कार बाय मी, मैंने अगर कार खरीदी तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने क्या खरीदी, कार खरीदी। परचेज ऑफ टीवी बाय टीवी शोरूम, इसका मतलब मैं वर्ड यूज करूंगा परचेज। बट परचेज ऑफ टीवी बाय मी, तो मैं बोलूंगा मैंने टीवी खरीदा। सेल ऑफ एसी बाय एसी शोरूम, तो इसका मतलब होगा सेल। बट अगर एसी बेचा मैंने, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने एसी बेचा। तो वो शोरूम के साथ में जो भी चीज, मतलब परचेज और सेल हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं बोलता हूं सिंपल अकाउंट्स में आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए परचेज, तो परचेज हमेशा वर्ड यूज होगा गुड्स के लिए। अगर परचेज ऑफ कार बाय कार शोरूम, तो आप बोलोगे परचेज, सिर्फ परचेज मतलब गुड्स की बात कर रहे हैं।
बट अगर मैं बोल रहा हूं मैंने कार खरीदी, परचेज ऑफ कार बाय मी, मैं एंड यूजर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने कार खरीदी। बट अगर मेरा कार शोरूम होता तो मैं क्या बोलता, मैंने परचेज किया। गुड्स के साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ड परचेज और सेल चलता है, मतलब सिर्फ परचेज और सिर्फ सेल इन अकाउंट्स इज ऑलवेज यूज विद द वर्ड गुड्स। सिर्फ परचेज मतलब बाय डिफॉल्ट गुड्स की बात कर रहा है, सिर्फ सेल मतलब गुड्स की सेल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये टर्म एक बार हम लोग देख लेते हैं। गुड्स, सबसे पहले गुड्स का मतलब क्या होता है, इट मींस द थिंग इन विच बिजनेस प्राइमरीली डील, मतलब प्राइमरी जिसका काम कर रहा है। एग्जाम्पल, कार इन कार शोरूम गुड्स है, एसी इन एसी शोरूम गुड्स है, टीवी इन टीवी शोरूम गुड्स है। इसको हम लोग स्टॉक के नाम से भी जान सकते हैं। स्टॉक मतलब जो बच जाता है, इसको आगे डिफरेंस क्लियर करूंगा, बट अभी तुम गुड्स और स्टॉक एक ही बात लेते हो। चलो, परचेज एंड सेल। परचेज इंडिकेट परचेज ऑफ गुड्स या स्टॉक, सेल इंडिकेट सेल ऑफ गुड्स या स्टॉक। तो परचेज मतलब गुड्स का परचेज या स्टॉक, सेल मतलब गुड्स का सेल या स्टॉक का सेल, ठीक है ना। तो ये टर्म मैंने आपको बताया अभी गुड्स का मतलब। अब मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट टर्म समझा रहा हूं बेटा। वन इज नोन एज डेटर एंड सेकंड इज नोन एज क्रेडिटर। ये अकाउंट्स का अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेटर। इसमें बी साइलेंट है, स्पेल कर रहा हूं DEBTOR, बट बी साइलेंट है। डेटर मतलब क्या होता है, वो कोई भी पर्सन जिसको हमने गुड्स बेचे उधार पे। पर्सन टू हुम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। मैंने अगर किसी को सामान बेचा तो मैं दो तरीके से सामान बेच सकता हूं, या तो कैश में बेचूं या क्रेडिट पे बेचूं। अगर मैं किसी को सामान बेच रहा हूं और सामान अगर मैं उधार पे बेच रहा हूं तो वो कहलाता है डेटर। तो डेटर का मतलब क्या होता है, वो सारे पर्सन जिसको गुड्स किस पे बेचे हमने, अगर सामान उधार पे बेचा तो वो कहलाता है डेटर। अगर मैं बात करता हूं क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर मतलब पर्सन फ्रॉम हुम द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे सामान उधार पे खरीदा वो कहलाता है क्रेडिटर। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे समझना, एक्स ने क्या करा, सामान बेचा वाई को उधार पे। एक्स ने सामान बेचा वाई को उधार पे, तो एक्स क्या बोलेगा, मेरे को वाई से पैसा लेना है। मतलब एक्स के लिए वाई कौन हो गया, डेटर, क्योंकि एक्स ने सामान किसको बेचा उधार पे, वाई को। तो एक्स के लिए वाई कौन हो गया, डेटर। और वाई क्या बोलेगा, मेरे को एक्स को पैसा देना है, तो वाई के लिए एक्स कौन हो गया, क्रेडिटर। मेरी बात फिर से समझना, एक्स ने वाई को सामान बेचा और मान लो सामान बेचा उधार पे, तो एक्स क्या बोलेगा, मेरे को वाई से पैसा लेना है, तो एक्स के लिए वाई कौन हो गया, डेटर। तो एक्स का वाई पर राइट है, हक है, बोलेगा पैसा दे। तो डेटर मतलब एक तरह क्या है, वो असेट है। और वाई क्या बोलेगा, मेरे को एक्स को पैसा देना है, मतलब वाई के लिए एक्स कौन है, क्रेडिटर। तो वाई के लिए एक्स क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर अपने आप में क्या है, एक लायबिलिटी। तो डेटर मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसको गुड्स बेचा उधार पे। और क्रेडिटर मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिससे गुड्स खरीदा उधार पे। डेटर एक तरह का असेट है, क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेटर क्रेडिटर भी समझा है। अब मैं डिस्कस कर रहा हूं बैड डेट। बैड डेट मतलब क्या होता है, वो डेट, मैंने अभी बताया डेटर मतलब हमने जिसको सामान उधार पे बेचा। डेटर के साथ में मैं एक वर्ड बोलता हूं डेट, वो डेट जो बैड हो चुकी है। मैंने सामान उधार पे बेचा वाई को, वाई ने पैसा देने को मना कर दिया, बोलता है वाई मैं पैसा नहीं दे सकता हूं। तो इट मींस द डेट मतलब डेटर जो क्या हो चुके हैं, विच हैव बिकम बैड। नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट बाय डेटर इज नोन एज बैड डेट। अगर डेटर मेरा पैसा नहीं दे रहे तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेट। इट इज अ लॉस टू द बिजनेस। बैड डेट क्या है, एक तरह का बिजनेस का नुकसान है। तो बैड डेट मतलब क्या होता है, वो डेट जो बैड हो चुकी है। अगर बिजनेस में डेटर पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो कहलाता है बैड डेट, और वो बिजनेस का क्या है, लॉस है, ठीक है ना। तो बेटा ये कुछ एक बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मैंने अभी आपको समझाई है, जिसमें मैं क्विक वे में रिकैप कर लेता हूं। एक तो मैंने कैपिटल बताया था, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। फिर हमने डिस्कस किया था ड्राइंग्स, ड्राइंग मतलब क्या होता है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। फिर मैंने बताया था असेट, कोई भी चीज जिसमें वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी फॉर्म मेजर कर सकते हैं। असेट में दो तरह के बताए, एक तो नॉन करंट और एक करंट। फिर मैंने बताया था नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म असेट, करंट मतलब शॉर्ट टर्म असेट। नॉन करंट वापस मैंने बताया टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैंने आपको नाम बताया लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। दो तरह की लायबिलिटी बताई, एक बताई नॉन करंट लायबिलिटी और एक बताई करंट लायबिलिटी। वो सारी लायबिलिटी जिनको पेमेंट एक साल बाद करना है वो नॉन करंट, और विद इन 1 ईयर करना है वो करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। फिर मैंने डिस्कस किया बैड डेट। तो बैड डेट मतलब क्या होता है,
डेटर एक मैंने आपको बीच में गुड्स बताया, गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस प्राइमरी डील करता है। फिर हमने डिस्कस किया वर्ड परचेज एंड सेल, परचेज और सेल हमेशा वर्ड गुड्स के साथ यूज होते हैं। डेटर मतलब जिसको सामान उधार पे बेचा, डेटर हमारा असेट है। क्रेडिटर मतलब जिससे सामान उधार पे खरीदा, क्योंकि मेरे को पेमेंट करना है तो मेरी ऑब्लिगेशन है। और लास्ट टर्म मैंने बताया बैड डेट, मतलब जो डेट हमारा बैड हो चुका है, जो हमको पेमेंट नहीं करना है, दैट इज नोन एज बैड डेट, ठीक है ना। तो ये एक वीडियो हमने अभी सारा बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया। तो अब जो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर एनसीईआरटी बुक देखोगे या एनी अदर रेफरेंस बुक देखोगे, उसमें हो सकता है आपको अकाउंटिंग टर्म में कम से कम 20 से 25 टर्म दिख जाए। बट मेरा आपको सजेशन है अभी वो टर्म से मत जाना। जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं अभी समझाऊंगा आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको जनरल टर्म्स बताए जो आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग जो अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग, अब आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को, मेरे फोन नंबर है 9929411361, इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप करके डिस्कस कर सकते हैं। और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब होप करता हूं आपको पूरा समझ आया होगा। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।